हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल्सो फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री की जो चीज़ें देखी थी, तो आई होप आप लोगों को प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो सैल्वेज पाथवे है वो समझ आया होगा। तो आज मैं बताने जा रही हूँ ट्यूबरकुलोसिस। देखो, ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिट 5 का पैथोफिजियोलॉजी का, ठीक है। क्योंकि अब देखो टाइम कम बचा है, तो मैं सोच रही हूँ जितनी चीज़ें कवर हो पाए उतनी जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं। और 25 से आप लोग का एग्जाम है, तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई अगर स्टार्ट तो हालांकि सब लोगों ने कर दी होगी, फिर भी उसको बूस्ट करिए, ठीक है, उसको बढ़ाइए, ठीक है, जल्दी से स्पीड अपनी बढ़ा दीजिए। और हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना रुके ट्यूबरकुलोसिस। आप लोग को पता है कि ट्यूबर टीबी जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक क्या होती है, फैलने वाली बीमारी है जिसे कहते हैं हम लोग संक्रमण रोग, ठीक है, एक दूसरे से छुआछूत की बीमारी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, एक बैक्टीरिया होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से हमारी ये डिजीज़ जो होती है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है क्योंकि ये एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हो रही है। प्राइमरी अफेक्टिंग लंग्स, ये सबसे पहले कहाँ अफेक्ट करती है, लंग्स में, कॉज्ड बाय, ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हो क्या, कि ट्यूबरकुलोसिस इज द इन्फेक्शियस डिजीज़ and primary affected to the lungs and mainly caused by the mycobacterium tuberculosis, ठीक है। इट में अफेक्ट टू मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक जैसे मेनिंजेस हो गया। मेनिंजेस क्या होती है, आपका जो ब्रेन होता है उसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है जो हमारी क्या करती है, मेनली इन्फेक्शन को कम करती है। मतलब कोई भी उसको क्रॉस है, तो अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सीबीएस आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं मेनली। तो मेनिंजेस जो होता है वो एक लेयर होती है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। तो अगर उसमें हो गया, बोन्स में हो सकता है, लिम्फ नोड में हो सकता है, ठीक है, तो कहीं पर भी आपका ये हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, कि मेनली कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं अगर किसी को टीबी हो गया है। तो आप लोग आसपास जैसे मेनली गांव में आप लोग देखे होंगे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि फीवर, ठीक है, जैसे बहुत सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फीवर। नाइट स्वेट, मतलब रात में ना उसको बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। वेट लॉस, मतलब वेट जो होता है वो कम होने लगता है। और फटीग, मतलब थकावट सी लगती है, ठीक है। तो इतना समझ आए, साइन एंड सिम्टम्स बहुत ईजी है, कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला नहीं है। नेक्स्ट इसकी बात अगर करें तो टाइप ऑफ टीबी। देखो, टाइप ऑफ टीबी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पल्मोनरी टीबी, एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जो पल्मोनरी टीबी होता है उसको एक्टिव, एक चीज़ और मैं बताऊं, एक होता है लेटेंट टीबी, एक होता है एक्टिव टीबी, ठीक है। एक मिनट, देखो, एक होता है लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी, ठीक है। डॉर्मेंसी मतलब क्या, कि मान लो वो एक जगह पर है तो उसी जगह पर है, वो फैलेगा नहीं इधर उधर, ठीक है, नहीं फैलेगा। लेकिन अगर हमारा एक्टिव टीबी जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है, ठीक है। वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है, इसलिए उसको एक्टिव बोलते हैं। तो लेटेंट मतलब स्टार्टिंग फेज एक हिसाब से बोल सकते हो, एक्टिव मतलब वो बहुत जगह फैल सकता है। तो देखो, पल्मोनरी टीबी होता है, और एक्स्ट्रा मतलब होता है कि पल्मोनरी यानी लंग्स को छोड़ करके अगर और बॉडी के पार्ट में कहीं है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं, ओके। तो अब देखो, पल्मोनरी टीबी जो है इसमें क्या है, हमारा एक्टिव टीबी होता है। जो पल्मोनरी टीबी होती है क्या होती है, एक्टिव टीबी होती है। एंड व्हेन पल्मोनरी टीबी इन्फेक्शियस बिकम मोर एक्टिव, कॉमनली इन्वॉल्व द लंग्स, इसमें लंग्स मेनली इन्वॉल्व होता है 90%। चेस्ट पेन होता है, प्रोलॉन्ग कफ और विथ स्पुटम, मतलब थूक जो होता है, स्पुटम मतलब थूक, थूक के साथ हमें क्या होता है, कफ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पीपल में कफ विथ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा कफ के साथ कभी कभी, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ब्लीडिंग वाला जो केस है ये हमेशा नहीं होता, बस ब्लीडिंग जो होती है वो कभी कभी देखने को मिलेगी, बहुत रेयर केसेस में। अपर लोब्स ऑफ द लंग्स बिकम मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय द, देखो लोब, दो लोब होते हैं, एक अपर होता है, एक लोअर लोब होता है। तो जो लोअर होता है वो कम इफेक्टेड होता है कंपेयर टू अपर लोब, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन पे मैं एक बार दिखा दूंगी इसका। नेक्स्ट हमारा इसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, द इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्शन है स्प्रेड आउटसाइड द लंग्स। पहला मेनली इम्यूनोसप्रेशन, यानी जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी मतलब आपको पता है ना, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर लेते हैं, या इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत से विटामिन ये सब लेते हैं। तो जो अगर इम्यूनिटी कम है, या मेनली जो एड्स वाले पेशेंट होते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं HIV या एड्स जिनको हुआ है, उनमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मेनली इम्यूनोसप्रेसिंग पर्सन या फिर जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है इसमें कौन कौन से तुम्हारे पार्ट इंक्लूड हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्लूरा। प्लूरा क्या होती है, आप लोग की जो लंग्स होता है उसमें जो कैविटी होती है, लंग्स कैविटी, उसको प्लूरा कहते हैं, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस प्लूरेसी उसको कहते हैं। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टीबी हो गई तो उसको ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस कहेंगे। अगर लिम्फेटिक सिस्टम में हुई तो उसको स्क्रोफुरा ऑफ नेक कहते हैं। अगर जेनाइटो यूरिनरी यानी जेनाइटल यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसमें अगर हो गई है तो यूरोजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं।
और अगर हमारा बोन्स में हुई है, बोन्स है तो उसको ऑसियस ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसियस ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसकी बात कर लेते हैं ईटियोलॉजी की। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या है कि किसकी किसकी वजह से हमारा ये जो टीबी है ये हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि टीबी का मेन कारण है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब देखो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ये स्मॉल एरोबिक, एनारोबिक होता है एक एरोबिक। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं उनको एरोबिक कहते हैं, और एनारोबिक मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो ये लेकिन क्या है, इनको ऑक्सीजन चाहिए, दैट्स वाई इज कॉल्ड एरोबिक। नॉन मोटाइल मतलब क्या होता है कि वो नॉन मोटाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, तो नॉन मोटाइल मतलब बैक्टीरिया होते हैं। इसमें 5 स्ट्रेन होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, जिसमें होमिनिस, बोविस, एवियम, म्यूरिन एंड कोल्ड ब्लोडेड वर्टिब्रेट स्ट्रेन। ठीक है, ये 5 हमारे क्या है, पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब जो डिजीज़ कॉज करते हैं। एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है, एवियम स्ट्रेन जो होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है पेशेंट एड्स। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बाकी ये बहुत नॉर्मल चीज़ मैं ऐसे बीच बीच में पूछती रहती हूँ, जैसे कि आप दिमाग यहाँ लगाए रहें। ठीक है, तो एवियम स्ट्रेन्स आर कॉमन इन पेशेंट। फिर एम ट्यूबरकुलोसिस होमिनिस जो होता है ये डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, मतलब कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो आप लोगों ने शायद अभी तो नहीं पढ़ा होगा, आगे जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे तो एक स्टेनिंग, मतलब कई स्टेनिंग होती है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। एक इंपॉर्टेंट स्टेनिंग होती है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसे झेल नेल्सन स्टेनिंग कहते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, जो हमारा एसिड फास्ट स्टेन होता है, ये स्टेन होता है, इसकी प्रेजेंस में हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो रेड कलर देता है। ठीक है, जब इसको डिकलराइज करते हैं विद अल्कोहल तो ये रेड कलर, ब्राइट रेड कलर का दिखता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये एसिड फास्ट स्टेनिंग यानी बायोबैक्टीरियम जो होता है ये हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, और एक हमारी होती है फ्लोरोसेंट डाई मेथड, इसके थ्रू भी हम जो होता है डिटेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो इतना समझ आया। हाँ अच्छा, ये टीबी में एक क्वेश्चन पूछ लेता है इंपॉर्टेंट कभी कभी, रिस्क फैक्टर क्या होता है, मतलब किसकी किसकी वजह से हो सकता है। मेनली इटियोलॉजी हो गया, पर रिस्क फैक्टर जो इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कि कौन इसको टीबी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन हेल्पफुल होता है फॉर इंक्रीज द टीबी प्रोडक्शन ऑफ टीबी। तो सबसे पहले होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ऐसे बोल सकते हैं, HIV होता है। और इंजेक्टेड इलेक्टेड ड्रग, मतलब कुछ ऐसी ड्रग जो कि सही नहीं हो सकती है, वो हो सकती हैं। रिसोर्सेज पुअर कम्युनिटी, मान लो जैसे आप लोगों को पता होगा कि बहुत जो गांव के एरिया होते हैं वहाँ पे अगर बात की जाए तो टीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एम्प्लॉय ऑफ द लोकल वेयर वुलनरेबल पीपल गैदर, एंड जैसे कि प्रिजन मतलब जेल, जैसे कि बहुत ज़्यादा जेल वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे किसी एक को टीबी है तो हो सकता है, चांसेस है कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी हो सकती है। क्रोनिक लंग डिजीज़, कोई लंग डिजीज़ है तो हमारे टीबी होने के चांसेस हैं। जैसे कि आप लोग देखे होगा कोरोना में भी बहुत सारे लोगों को टीबी हुई, क्योंकि वो जो हमारा कोरोना वायरस था वो भी हमारे डायरेक्ट लंग्स पे एक्ट कर रहा था। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल और डायबिटीज़ मेलाइटिस, दिस ऑल द रिस्क फैक्टर ऑफ टीबी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सके तो प्लीज़ ऐसे ही लिख करके आया करिए जैसे मैं बता रही हूँ, तो उससे आप लोग को याद भी रहेगा पहली चीज़, और दूसरी चीज़ मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी चलिए देख लेते हैं 2 मिनट में। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखो, पैथोफिजियोलॉजी में मैंने बताया मायोबैक्टीरियम होता है। ठीक है, अब आप लोग को इतना पता होगा कि बैक्टीरिया अगर बॉडी में गया तो हमारे बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंस मतलब उसको मारने के लिए एक सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मायोबैक्टीरियम होता है ये क्या करता है, वो जो सिस्टम होता है उसको इनहिबिट कर देता है। चलो देखते कैसे। देखो मायोबैक्टीरियम है, ये हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमारे पल्मोनरी एल्वुलाई में, यानी लंग्स में जो पल्मोनरी एल्वुलाई मतलब सबसे छोटा वाला जो लंग्स मतलब पार्ट होता है लंग्स का, वहाँ पे जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया वहाँ पे जाने के बाद मैक्रोफेज जो होता है डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ, देखो मैक्रोफेज हमारा क्या होता है, वो होती है, वो सेल्स होती हैं, फिर बोल सकते हैं जो डिटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल को और तुरंत उसको किल करने की कोशिश करता है। ठीक है, मैक्रोफेज। ठीक है, तो मैक्रोफेज डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल, जैसे हमारा मायोबैक्टीरियम गया लंग्स में, वो तुरंत डिटेक्ट करेगा कि कुछ बाहर से आया है। वो क्या करेगा, फैगोसोम प्लस लाइसोसोम किल टू बाय। अब देखो फैगोसोम हमारा और लाइसोसोम एक एंजाइम होता है जो कि किल करता है जो फॉरेन की प्रोटीन होती है उन सबको, वो जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनको किल करता है। तो ये दोनों मिलकर फैगोलाइसोसोम बना लेते हैं, और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस जो होती है उसके थ्रू क्या करते हैं, ये उसको किल करने की कोशिश करते हैं। देखो 1 मिनट में शॉर्ट में दिखा दूँ आप लोग को। जिसके मान लो ये हमारा बैक्टीरिया गया, ठीक है, बैक्टीरिया आ गया कहाँ, हमारे लंग्स में। ठीक है, मान लो लंग्स में आ गया। लंग्स में आने के बाद हमारा वो कहाँ गया, एल्वुलाई जो होता है उसमें गया। अब एल्वुलाई में जाने के बाद वो हमारा क्या करेगा, तो मैक्रोफेज जो होगा वो एक्टिवेट कर देगा हमारे फैगोलाइसोसोम फैगोलाइसोसोम को, और वो ये होती है फैगोसाइटोसिस, यानी उसके अंदर हमारी बन जाती है, और ये जो बैक्टीरिया होता है वो चला जाता है एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे जाके वो खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी जो मायोबैक्टीरियम होता है ये इनहिबिट कर देता है मैक्रोफेज को।
जो मैक्रोफेज है उसको इनहिबिट कर देता है मेनली, और इनहिबिट करने के बाद फॉर्म कर देता है फैगोलाइसोसोम जो होता है उसको इनहिबिट कर देता है और रिमेन प्रोटेक्टेड इनसाइड। और जो मैक्रोफेज होता है उसके अंदर ही बहुत आराम से रहने लगता है, क्योंकि वो जो फैगोलाइसोसोम जो उसको इनहिबिट कर रहा है, किल कर रहा है, उसी को वो खत्म कर देता है। ठीक है, मतलब जो हमारा बैक्टीरिया है वो फैगोलाइसोसोम को ही खत्म कर देता है। अब हमारा फिर क्या होता है, वो मैक्रोफेज के अंदर बढ़िया से जी रहा है। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन में थोड़ी सी खांसी वगैरह मतलब ऐसे देखने को मिलता है, सांस फूलती है, पर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसको प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं जब वो रेप्लिकेट करने लगता है। अब देखो, अब ये बैक्टीरिया जो है ना, जो इम्यूनिटी सेल होती है उसके अराउंड क्या होता है, ये बैक्टीरिया मान लो ये हमारी इम्यूनिटी सेल है, अब इसके अराउंड हमारी जो बैक्टीरिया है ना वो इकट्ठा होने लगते हैं। इसको ग्रैन्युलोमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोमा। इसको क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोमा कहते हैं। समझ आया। देखो ये हमारे क्या है, बैक्टीरिया विल डिपॉजिट सराउंडिंग द इम्यून सेल एंड फॉर्म द ग्रैन्युलोमा 3 वीक के अंदर। मतलब 3 वीक के पहले वो प्राइमरी इन्फेक्शन है और 3 वीक में वो ग्रैन्युलोमा बन गया। अब क्या होगा, लीड्स टू नेक्रोसिस एंड टिश्यू, जो होगा जो टिश्यू होगा उसमें नेक्रोसिस मतलब क्या होता है कि सेल डेथ। ठीक है, तो धीरे धीरे सेल डेथ करने लगेगा वहाँ पे, और चीज़ लाइक सेल जो टिश्यू होंगे ना वो एकदम जैसे पनीर नहीं होता वैसा दिखने लगेगा, थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा। उसको कहते हैं गोन फोकस। क्या कहते हैं, गोन फोकस। ठीक है, अब ये जो गोन फोकस है अगर वो लिम्फ नोड में हो जाए, मतलब जो नियर में पास में जो लिम्फ नोड होती है अगर वहाँ पे हो जाता है उसको गोन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब गोन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब गोन कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होता है, कैल्सिफिकेशन और फिब्रोसिस, यानी वो जो जगह होती है लंग्स की वो पूरी तरह से उसमें कैल्शियम जो होता है उसका डिपोजिशन होने लगेगा, फिब्रोसिस होने लगेगा, जिसको रैंके कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बना, रैंके कॉम्प्लेक्स। अब रैंके कॉम्प्लेक्स फिर ही बना देता है लेटेंट टीबी, यानी लेटेंट टीबी मतलब स्टार्टिंग टीबी, और फिर यही अगर क्रोनिक हो जाती है तो एक्टिव टीबी कहलाती है। ठीक है, तो लेटेंट मतलब पहले मैंने बताया था कि वो एक ही जगह पर अभी है, लेकिन यही टीबी जब धीरे धीरे फैलने मतलब पुरानी होने लगेगी तो वो एक्टिव टीबी हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप लोग को पता होगा टीबी जो होता है उसकी जो ड्रग होती है, यानी दवाई जो होती है, मेडिसिन, वो महीनों तक, कई महीनों तक चलती है, मतलब पूरे साल भी, 1 साल के भी ट्रीटमेंट पूरा कोर्स होता है इसका, क्योंकि ये धीरे धीरे फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। तो एक बार जल्दी से इसके ट्रीटमेंट को देख लेते हैं, फिर हम फिनिश करते हैं अपनी टीबी को। नहीं, ये है इसका क्या है मेनली ट्रीटमेंट में देखो 2 मैंने बताया, एक लेटेंट होता है एक एक्टिव। लेटेंट मतलब क्या होता है, वो डॉर्मेंसी स्टेट में है, यानी वो फैल नहीं रही है। तो एक ड्रग होती है आपकी आइसोनियाजिड, ये सिंगल ड्रग दी जाती है, मतलब अकेले दी जाती है आइसोनियाजिड। ठीक है, और बाकी एक एक्टिव ड्रग जो होती है, यानी जो फैलने वाली इन्फेक्शन होता है, अगर उसमें हमारी ड्रग की बात करें, ड्रग मतलब क्या होता है, दवा। ठीक है, तो उसमें आइसोनियाजिड होती है, रिफैम्पिसिन होती है, इथाम्ब्यूटॉल होती है, पायराजिनामाइड होती है। ये 4 ड्रग होती है। कौन कौन सी, आइसोनियाजिड, देखो IREP से आप लोग याद रख सकते हो, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन में मेनली दिया जाता है। याद रखना, इनको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। एक्टिव ड्रग जो होती है मेनली उसको कॉम्बिनेशन, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आपकी होती है कुछ, XRD, MRXD। ठीक है, ये सब ड्रग्स होती हैं। बाकी आपको जो ड्रग्स हैं वो मेनली आपको कहाँ पढ़नी पता है, इकोलॉजी में पढ़नी, फार्माकोलॉजी जो आपका 5th सेमेस्टर में आएगा, एक चैप्टर 4 सेमेस्टर से आ जाएगा, उसमें आपको मेनली ड्रग्स पढ़नी होगी। तब आप लोगों को पहले रिसेप्टार, ड्रग्स, ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है, जिससे आपका जीपैट और नाइपर और या फिर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है आगे जाके वो क्लियर रहे। तो अभी से मैं होता है ना, एक बेस तैयार कर रही हूँ कि मैं ट्रीटमेंट इसलिए हर जगह बता देती हूँ कि आपका बेस रहे कि कुछ है ऐसा जो पढ़ना है। बाकी अभी ट्रीटमेंट पे ना ध्यान देकर आपको मेनली पैथोफिजियोलॉजी पे ध्यान देना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।